हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ पैमाने के प्रतिफल के बारे में कि रियल में पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है। रियल में हम देखते हैं कि जब कभी भी उत्पादन किया जाता है तो दो प्रकार के साधनों को मिला करके कोई भी प्रोडक्शन की प्रोसेस को टैकल किया जाता है। वो आप लॉज ऑफ रिटर्न जो है उसमें देख चुके हो। तो जब हम उत्पादन करते हैं तो हम दो प्रकार के वेरिएबल्स जो है वो यूज करते हैं। सम आर फिक्स्ड वेरिएबल, कुछ साधन स्थिर होते हैं, and other one are variables, कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। तो उत्पादन दो प्रकार के साधनों को मिलकर के किया जाता है, कुछ स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो हमने लॉज ऑफ रिटर्न में देखा कि स्थिर को तो स्थिर रख करके परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो उत्पत्ति के नियम प्राप्त होते हैं। लेकिन जब दोनों प्रकार के साधनों की मात्रा को समान अनुपात में बदल दिया जाता है, both factors of productions are variable, फिक्स्ड में भी चेंज हो जाता है और वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज कर दिया जाता है। तो स्थिर साधनों की मात्रा में भी परिवर्तन और परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में भी समान अनुपात में परिवर्तन करने का जो उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है उसको हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टर्म की कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करते, ये लॉन्ग टर्म में जाकर के ही पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना। जब हम उत्पादन के पैमाने का अर्थ होता है उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, कि आपने 20% कैपिटल बढ़ाई तो 20% आप वो बढ़ा दीजिए। अगर 20% आप बिल्डिंग कर रहे हो तो 20% कैपिटल कर दीजिए। अगेन आप 20% जो है वो फर्नीचर कर रहे हो तो आप 20% लेबर को इंक्रीज कर दिए। तो दोनों साधनों की मात्रा को समान अनुपात में बढ़ाना पैमाना कहलाता है। और पैमाने के प्रतिफल का मतलब है कि जब दोनों प्रकार के साधनों को एक ही समान अनुपात में परिवर्तित करने पर जो कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव होते हैं उनको हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि उत्पादन करने के लिए दो प्रकार के साधन चाहिए। दोनों प्रकार के साधनों को जब आप समान अनुपात में परिवर्तित करते हो तो उसका टोटल प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इट इज नॉन एज पैमाने के प्रतिफल, उसको हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि पैमाना क्या होता है और पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं और समान अनुपात क्या होता है, कि रियल में एक ही जैसे आपने दोनों प्रकार के साधनों को वृद्धि की तो उसका आपके क्या प्रभाव पड़ा। तो पैमाने का प्रतिफल जब उत्पत्ति के दोनों साधनों को समान मात्रा में परिवर्तित करने पर कुल उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको प्राय पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। रियल में सबसे पहले पैमाने के प्रतिफल की सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज रिलेटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म, ये दीर्घकाल से संबंधित होती है, क्योंकि अल्पकाल में सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत स्केयर क्वांटिटी में होते हैं और उनमें इतना चेंजेस पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर ले, फिक्स्ड को भी और वेरिएबल को भी। इसलिए ये धारणा दीर्घकाल से संबंधित है। दीर्घकाल में जाकर के ही एक उत्पादक अपने दोनों प्रकार के साधनों की मात्राओं को एक अनुपात में बढ़ा सकता है। उसके बाद है उत्पादन की तकनीक और प्रौद्योगिकी स्थित है। इसमें ऐसा माना गया है कि जो हम टेक्निक जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्निक बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल प्रौद्योगिक तकनीक और उन्नति आपको दी हुई है। आपको हर स्टेज पे हर स्टेप पे आपको उसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि पहले मैंने 1:1 ये बढ़ाया और मैंने ये 5 लिया, उसके बाद मैं 2 कर रही हूँ तो 10 लेबर हो गया, फिर 3 कर रही हूँ तो 15 हो गया। तो यहाँ हर स्टेप पर मेरे प्रोडक्शन की जो टेक्निक होगी एटलीस्ट वो प्रोडक्शन की टेक्निक सेम होगी, कांस्टेंट होगी, उसमें किसी स्टाइल का चेंजेस नहीं होगा। वरना हो सकता है प्रोडक्टिविटी में जो चेंज आया वो टेक्निक के बिहाफ पर आ गया हो। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि उत्पादन की तकनीक और प्रौद्योगिकी प्राय स्थिर है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद उत्पादन की गणना भौतिक मात्रा
और मूल्यों में नहीं की। उत्पादन की गणना जो होती है वो भौतिक मात्रा में की जाती है। जब कभी भी अब हम इनके रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे तो वो क्वांटिटी में करेंगे कि 200 यूनिट हो गया था प्रोडक्शन, फिर 400 यूनिट हो गया था, फिर 600 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्टिविटी ली जाएगी उसका मार्केट प्राइस से कोई लिंक नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट प्राइस में चेंजेस हो जाता हो, तो मार्केट प्राइस में चेंजेस का इम्पैक्ट जो है वो किसी और तरीके का पड़ेगा। तो प्राय ऐसा माना जाता है कि उत्पादन के प्रतिफल की जब कैलकुलेशन की जाती है, प्रोडक्टिविटी को एज कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ उत्पादन की गणना भौतिक मात्रा में की जाती है। उस कितनी यूनिट, कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की उसमें ली जाती है। यहाँ मूल्यों में उसकी गणना नहीं की जाती, इनके प्राइस से इसकी कोई लिंक नहीं होती है। उसके बाद आती है सभी साधनों की मात्रा में एक समान परिवर्तन का उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है कि सभी साधनों की मात्रा में एक समान अनुपात किया है। देखो 1:5 होता है तो वापस 1:5 है, फिर वापस 1:5 है। आपने फर्स्ट टाइम में जो चेंज किया उसी स्टाइल से आप चेंज करें। आप 1:1 भी कर सकते हो कि पहले एक लेबर एक कैपिटल, दो लेबर दो कैपिटल, तीन लेबर तीन कैपिटल। आपका चेंजेस किसी भी स्टाइल का हो सकता है। तो यहाँ सभी साधनों की मात्रा में समान रूप से परिवर्तन करने का उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रोडक्शन पर, उसको एनालिसिस इसमें किया जाता है। उसके बाद उत्पादन साधनों की कीमत स्थिर मान ली जाती है। प्राय ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जब कभी भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करने पर इनकी प्राइस जो है वो एज इट इज ही है। जो प्राइस हमने फर्स्ट टाइम दी थी वही प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम सेकेंड टाइम पे कर रहे हैं। तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि उत्पादन के साधनों की कीमत को प्राय स्थिर मान लिया गया है। उसके बाद है व्यावसायिक फर्में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कार्यशील करती है। ऐसा एज्यूम किया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल है मार्केट में और हर व्यावसायिक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की गई है, इसीलिए प्राइस बिल्कुल सेम है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होमोजेनियस है और आपका जो प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है वो भी रंग रूप आकार बनावट सभी में समान है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो ये और एक कल्पना की गई है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है और फर्म जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म है जो भी वो उत्पादन प्रोड्यूस कर करके दे रहे हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड जो भी हमारी चीज थी उससे रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई। अब आता है कि पैमाने के प्रतिफल के प्रकार के। रियल में पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। सबसे पहला होता है पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, दूसरा होता है पैमाने के समता प्रतिफल और तीसरा होता है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। ह्रासमान प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं कि जब हम सेम टाइप से चेंजेस करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो इसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर 3 टाइप से पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को सबसे पहले देखा जाएगा। वृद्धिमान प्रतिफल। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल ये कह रहा है कि जब उत्पादन के साधन की मात्रा एक निश्चित अनुपात में पैमाने के वर्तमान प्रतिफल आपको कह रहा है कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है कि आपने जो फैक्टर यूज किए उन फैक्टर में चेंज करने के बिहाफ पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है वो हाई रेट से होती है। सपोज कीजिए कि मैंने 10% लेबर लगाया तो 30% से चेंज हुआ, मैंने 20% लगाया तो 70% से चेंज हुआ, मैंने 30% किया तो 100% से चेंज हुआ। तो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जो क्वांटिटी है वो लोअर होती है बट मेरी प्रोडक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कि जब दोनों साधनों की मात्रा में हम परिवर्तन करते हैं तो उत्पत्ति लगातार बढ़ती जाती है, तो उसे हम कहेंगे वृद्धिमान प्रतिफल की कहेंगे। तो वृद्धिमान प्रतिफल क्या हुआ कि जब मैंने साधनों की मात्रा में जो परिवर्तन किया वो कम था, उसके कंपैरिजन में मेरे उन साधनों के चेंज करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी आई वो बेटर आई, इम्प्रूव्ड होकर के आई,
तो उसको हम कहते हैं पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। जैसे यहाँ किया गया है कि सपोज करो x प्लस वाई यूज किया तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। पहले मैंने x और y किया तो 100 का हुआ। अब अगर मैं 2x प्लस 2y कर दूं तो मेरे यहाँ पर 250 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। अब अगर मैं 3x प्लस 3y कर दूं तो मेरे 450 या उससे भी ज़्यादा का प्रोडक्शन होगा। अर्थात उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि करने पर जब मेरी उत्पत्ति में 40% और 60% तक का चेंज आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल नियम लागू हो रहा है। यहाँ आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज किया, x प्लस एक्स 100 हुआ, 2x 2y 250 यूनिट, 3x प्लस 3y 450 यूनिट। इट मीन्स जब हम 20% इंक्रीज करते हैं तो 40 to 60% का प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ जाता है। अब एक रेखा चित्र की सहायता से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये है आपका O X Y। Here we are showing the quantity of labor, श्रम की मात्रा on A X axis, O X axis and O Y axis we are showing the quantity of capital, पूंजी की मात्रा। अब आप देखिए सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैंने रिसोर्सेज लगाई ये, दिस इज N1 एंड दिस इज K1। ये मेरी दोनों रिसोर्सेज को लगाने के बाद मेरा प्रोडक्शन यहाँ से जो है वो 200 यूनिट का मेरा प्रोडक्शन हो रहा है जब मैं इन दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलाती हूँ। उसके बाद मुझे वापस 200 ही और प्रोड्यूस करना है, 200 ही वापस अगेन मुझे प्रोड्यूस करना है। बट देखिए मेरे लेबर की क्वांटिटी जो OQ थी वो अब थोड़ी कम हो जाएगी और अब मैं लेबर केवल मात्र इतना ही लगा रही हूँ और कैपिटल भी इतनी लगा रही हूँ। देन K2 और L2 पर अगेन वापस मुझे जब मैं इन दोनों को मिलाती हूँ तो मुझे वापस वही की वही 400 यूनिट मिल रही है। देन दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉल। अगेन मुझे मेरे प्रोडक्शन में 200 का ही इंक्रीमेंट करना है तो मेरी लेबर की और कैपिटल की दोनों की क्वांटिटी और कम हो जाती है और अगेन मुझे 600 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगेन देखिए अब वापस मेरे लेबर की क्वांटिटी और मेरी कैपिटल की क्वांटिटी और कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी वही की वही रहती है। तो प्रोडक्टिविटी तो उसी हिसाब से बढ़ रही है, 600 800। मेरा जो प्रोडक्शन है वो उसी स्टाइल से इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इन सभी को A, B, C और D इन सभी पॉइंट्स को जब मैच करती हूँ तो मुझे एक लाइन प्राप्त होती है, लाइन टू स्केल। लाइन टू स्केल बोलते हैं, इसका मतलब पैमाने के प्रतिफल का वक्र, पैमाने की रेखा। और अब इसको हम बोलेंगे IP1, IP2, IP3 एंड IP4। ये है हमारी सम उत्पाद रेखा, सम उत्पाद रेखा। अब आप देखिए ये है K3, K4, L3 एंड L4। पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए। देखिए ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा थी, प्रोडक्शन सेम था। ये डिस्टेंस उससे थोड़ी कम थी, इसका मतलब थोड़े से ज़्यादा लेबर बढ़ाया, प्रोडक्शन उतना हुआ। पहले वाले के कंपैरिजन में और कम लेबर बढ़ाया फिर भी प्रोडक्शन सेम हुआ, उसके बाद और कम लेबर बढ़ाया और इतना ही हुआ। अब मैं आपको एक बार वापस समझा रही हूँ। देखिए जब अपने को पहले 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो मैंने कैपिटल लगाई OK प्लस मैंने लेबर लगाया OL1। ये लेबर और ये कैपिटल लगा करके मैंने 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया, लेकिन मेरी नेक्स्ट की जो 200 है वो मेरे को कम हुई। इट मीन्स OK1 इज ग्रेटर देन K1 to K2। ये जो है मेरी कैपिटल वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसके K1 से K2 तक की कैपिटल और लोअर है। आगे आप देखिए K2 से K3 और कम है और लास्ट में आप देखेंगे कि K3 से K4 और भी कम है। इट मीन्स कैपिटल की क्वांटिटी हर स्टेप पे कम हो रही है, हर स्टेप पे मुझे कैपिटल कम से कम लगाना पड़ रहा है। सेम ऐसा ही देखिए आप
OL1 ग्रेटर है इन कंपैरिजन देन L से, उसके बाद आप देखिए ये और ज़्यादा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये और कम है। इट मीन सबसे ज़्यादा पहले पे लगी, फिर दूसरे 200 पे लगी, फिर तीसरे 200 पे लगी, और चौथे 200 पे तो और कम यूनिट को मैंने कंज्यूम किया। इट मीन्स ये हो रहा है कि कम से कम फैक्टर को यूज कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी सेम टू सेम आ रही है, तो भी वो पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहलाएगा। देन हेयर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल, प्रोडक्शन हमारा हर लिमिट पर बराबर हो रहा है। प्रोडक्शन जो हो रहा है वो आपको हर जगह बराबर हो रहा है, बट आपका जो कंजम्पशन है पहले पर आपको A पर आपको 200 होती है, B पर आपको 4 होती है, और इस पर आपको 600 का आपका प्रोडक्शन इस पर निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर ये कहलाएगा आपके उत्पादन में कि दोनों साधनों में क्रमशः जो आप कम मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों साधनों की कम से कम मात्राओं का प्रयोग करते हुए भी आप उत्पादन की समान मात्रा को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आपकी लेबर की और कैपिटल की क्वांटिटी दोनों की बहुत कम हो गई है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी सेम टू सेम निकल करके आ रही है। तो ऐसी कंडीशन जो होगी वो कहलाएगी आपकी उत्पादन वृद्धि नियम। इसको आप देखना चाहो तो देख लो, कोई डाउट हो तो आप वापस अब जो है कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो कि मैडम यहाँ इस प्रकार का डाउट हमें आया है। अब आप देखेंगे कि दोनों साधनों का एक ही मात्रा में हुआ। यहाँ पर आपकी कोस्ट की जो होगी वो कोस्ट की कंडीशन आपकी दोनों की कोस्ट ऐसे होगी, दिस इज LMC एंड दिस इज LAC। कोस्ट की कंडीशन जो होगी किसी फर्म में इस प्रकार की होगी, MC जो है LMC जो है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन LAC। लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट उस फर्म की ज़्यादा है, जबकि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट उसकी कम है। इट मीन्स आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट द कोस्ट विल डिमिनिशेस। आप जितनी एडिशनल यूनिट का यूज़ कर रहे हो आपकी कोस्ट उतनी कम से कम होती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ कि आपकी दोनों की लागतें कंटिन्यूस गिरती जा रही है। आपकी उत्पादन की दीर्घकाल में दोनों प्रकार की लागतें लगातार गिरती जा रही है। अब ये क्रियाशील होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है साधनों की अविभाज्यता। अविभाज्यता सबसे पहले कि ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उनका डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, उनका एज इट इज फुली जो पूरी की पूरी यूनिट है हमको उसको ही यूटिलाइज्ड करना पड़ेगा, उसमें कट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी फैक्टर यूज होता है तो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, और पूरा का पूरा यूज करने के जो रिजल्ट आते हैं वो बेटर आते हैं। तो साधनों की अविभाज्यता पॉसिबल नहीं है। साधन को स्मॉल स्मॉल यूनिट में हम ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते, फुली का फुली उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रोडक्शन की एक्टिविटी में। तो ऐसे साधनों की अविभाज्यता की वजह से भी ये नियम लागू होता है, या ये पैमाने के प्रतिफल उत्पादन की दशा में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। सेकंड कारण हो सकता है आपका श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण। सेकंड वजह कि ये नियम क्यों ऑपरेट हुआ, तो इट मीन्स लेबर ऑफ डिवीजन हो गया हो, या इट में भी पॉसिबल स्पेशलाइजेशन की कंडीशन थी कि हमने पर्टिकुलर सेक्टर में डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर पर्संस को हमने काम को डिवाइड कर दिया कि आपको यही काम करना, आपको वही करना, आपको वही करना है, तो वो बहुत फुली एफिशिएंसी के साथ अपना काम करेगा। या इट में भी पॉसिबल कि हमने स्पेशलाइजेशन को अडॉप्ट किया हो, पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया कि उसी पर्सन के थ्रू वही काम किया जाएगा, तो धीरे धीरे वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन अपने बेटर रिजल्ट देने लगता है कि आप अगर एक ही फील्ड में एंगेज रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और आप उसमें पारंगत हो जाओगे, और जब आप उसमें पारंगत हो जाते हो तो आपके रिजल्ट बेटर आने लगते हैं। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण है कि उत्पादन की मितव्यताएं प्राप्त होने लग गए, बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्यताएं, बड़े पैमाने का लिख सकते हैं हम, ये बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्यताएं। कि बहुत से ऐसे होते हैं जब हम कुछ लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ हमें सेविंग्स ऐसे ही मिलने लग जाती है कि अगर जैसे मैं कम प्रोडक्शन करूंगी तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही लगेगा,
यातायात वही लगेगा, कम्युनिकेशन संचार का जो मेरा है एटलीस्ट वही एक्सपेंडिचर लगेगा, मेरे गोडाउन का रेंट भी वही का वही है, उसको चाहे मैं पूरा भरूँ, चाहे मैं अगर उसकी कैपेसिटी 100 टन की है और मैं उसमें 10 टन रखूँ तो भी रेंट मेरा वही का वही लगेगा। तो कुछ ऐसी होती है जो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे 200 पे भी वही थे जो एक्सपेंडिचर मेरे 800 यूनिट को प्रोड्यूस करने के थे, टोटल वही के वही। तो कौन कौन से खर्चे हमारे वही के वही होते हैं, जैसे सपोज करो प्रबंध का मेरा वो का वही है सारा, मार्केटिंग विपणन में मैं जो एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, विज्ञापन प्रचार प्रसार, तो वो का वही लग रहा है, चाहे मैं 100 बेचूँ चाहे मैं 40 बेचूँ, तो विज्ञापन पे प्रचार और प्रसार पे मेरा खर्चा वही लगेगा। मेरे गोदाम का किराया वही का वही है, गोदाम का किराए में कोई कम नहीं होगा, जितने उसकी लिमिटेशंस है एटलीस्ट मैं उतना कर सकती हूँ। उसके बाद है कि अगर मैंने यातायात खर्चा किया है तो जो भी मैं मंगा रही हूँ यातायात पर मेरा खर्चा वो का वही लगेगा। अनुसंधान कर रही हूँ, कोई रिसर्च कर रही हूँ तो कम पर भी अनुसंधान कर रही हूँ तो भी वही खर्चा आएगा, और ज़्यादा पर भी कर रही हूँ तो भी वही आएगा। कोई सर्वे कर रही हूँ किसी चीज़ को सेल करने का वो, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो पूरी की पूरी बड़े पैमाने के उसके मितव्यताएँ प्राप्त होती है। मेरे गोडाउन का किराया, मेरे ऑफिस का किराया, मेरी फर्म का किराया, मेरी जो भी जगह है उसका किराया सेम वही की लगती है, तो भी ये नियम ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद है आकार की कुशलता, 4th पॉइंट है इसमें, आकार की कुशलता। कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल लेवल पर कोई काम करने से वो काम पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाता है और ना हम टारगेट लगा पाते हैं, ना कुछ ज़्यादा हो पाते हैं। जब हम उसी काम को थोड़ा लार्ज स्केल पर करते हैं तो उसके हमारा फर्म की कैपेसिटी अगर बड़ी है, सब कुछ बड़ा, और मैं उसमें छोटा छोटा डाल रही हूँ कि पतीला इतना बड़ा और 1 चम्मच दूध डाल करके खीर बनाऊँ, तो उसका कोई सदुपयोग नहीं होगा। अगर मेरे फर्म की कैपेसिटी कैपेबिलिटी मेरे प्लांट की सब कुछ बहुत हाई फाई है और मैं स्मॉल स्मॉल यूनिट में प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, तो लार्ज स्केल पर ही वहाँ मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आकार की कुशलता का लाभ भी मुझे तभी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आकार की कुशलता, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है कि तेल की पाइपलाइन है। सपोज करो मेरे यहाँ तेल को बाहर निकालने का काम चल रहा है, अब मेरी पाइपलाइन इतनी सी है, अब अगर मैं इसको इतना मोटा कर दूं, अगर मैं इस पाइपलाइन का व्यास बढ़ा दूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, मेरे फास्ट रैपिड रेट से मेरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी जो इस स्मॉल से हो रही थी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आकार को बड़ा करने पर ही बेटर वे में पॉसिबल हो पाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये नियम क्यों लागू हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। इस वजह से किसी फर्म में उत्पादन के वृद्धिमान प्रतिफल जो है वो लागू हो सकते हैं और इस प्रकार आपकी दोनों लागतें गिर सकती हैं।